प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा में आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में मात्र 20 दिन शेष रह गए हैं और इतने कम समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से इन ऑनलाइन कक्षाओं का उद्देश्य यही है कि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक बार रिवीजन करवाया जाए और वो भी बहुत ही अच्छी शैली के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ही समय में आपके लिए एक मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि उस मॉडल पेपर में से आपके अच्छे प्रश्न, संभावित प्रश्न पड़े। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ही मॉडल पेपर अपलोड किया जाता है तो वो आप तक पहुंच सके। आप अपने दोस्तों को भी अधिकाधिक शेयर करेंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो तस्वीर आप देख रहे हैं 1890 से लेकर के 1937 तक। तो आज हम जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। सबसे पहली बात है इसका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, कविता का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे और व्याख्या और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी केंद्रीय भाव और काव्य सौंदर्य। केंद्रीय भाव यदि किसी कविता का, किसी पाठ का याद है तो इसका अर्थ यह है कि उस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। काव्य सौंदर्य का अर्थ है कि कम से कम एक या दो कवियों का काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आते हैं, तो उस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर है वो आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो आप साहित्यिक परिचय एक आएगा ही, इसके साथ ही केंद्रीय भाव और काव्य सौंदर्य, ये दोनों आप अच्छी तरह से पढ़ें, इनको अच्छी तरह से देखें ताकि कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका जवाब आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपन इसका साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में सबसे पहले आप इस प्रकार लिखेंगे इसका साहित्यिक परिचय। छायावाद के प्रणेता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और देवत्व लेखन शैली के शब्द शिल्पीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को पितामह शिवरतन साहू के पुत्र देवी प्रसाद के घर वाराणसी में सुमनी साहू प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इस प्रकार की शैली में आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सुरती और तंबाकू का व्यापार करने के कारण इन्हें सुंगनी साहू कहा जाता है। सुंगनी साहू जहां कहीं भी लिखा होता है इसका अर्थ है कि ये सुरती और तंबाकू का व्यापार करते थे, इसलिए इन्हें सुंगनी साहू कहा जाता था। और देवी प्रसाद जी के दो पुत्र थे, एक था शंभू रत्न और दूसरे थे जयशंकर प्रसाद। शंभू रत्न बड़े थे, जयशंकर प्रसाद उनसे छोटे थे। आगे देखिए, प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख में व्यतीत हुआ। बाल्यकाल में ही वे अपनी मां के साथ पुष्कर, उज्जैन, ब्रज, अयोध्या और धार जैसे पवित्र स्थलों का भ्रमण कर चुके थे। काव्य प्रतिभा का प्रस्फुटन बाल्यकाल में ही हो गया था, अर्थात बाल्यकाल से ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। यानी सबसे पहले उनकी जो कविता है वो 1902 में आई थी। 1890 से लेकर के 1902 में, यानी लगभग 12 साल की उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। जब वे 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। जैसे हम लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में, उपन्यासकारों के बारे में जितने भी पढ़ते हैं, जितने भी महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सभी अपने जीवन को संघर्ष से जीने वाले होते हैं और उनमें से ही एक थे अपने ये जयशंकर प्रसाद। और घर में जो सुरती और तंबाकू की दुकान थी तो वो दुकान संभालने लगे, लेकिन स्वाध्याय करते थे, यानी घर पर अध्ययन करते थे। यानी इन्होंने कठिन से कठिन विषयों का अध्ययन भी अपने घर पे ही किया था। आगे देखिए, कुछ समय पश्चात, यानी जब वो 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई शंभू रत्न का भी देहांत हो गया। प्रसाद जी का वैवाहिक जीवन इतना सुखमय नहीं रहा। उन्होंने 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए और तीसरी शादी से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिनका नाम रतन शंकर रखा गया। यानी उनका नाम है वो रत्न शंकर रखा गया था। उनके घर पर नृत्य और सभा गोष्ठियों का आयोजन होता रहता था। प्रसाद जी ने इंदू और जागरण पत्र भी चलवाए थे। इंदू और जागरण जो पत्रिकाएं थी वो भी उन्होंने निकलवाई थी। इसके अलावा नियमित अध्ययन करने और घोर आर्थिक संकट के कारण अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाए, जिससे असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। और डॉक्टरों ने जब इसे निरीक्षण किया तो पता चला कि उन्हें राजक्षमा हो गया, अर्थात उन्हें टीबी हो गया था। टीबी हो जाने के कारण वो 1937 इसमें कार्तिक शुक्ला एकादशी को ये महान यशस्वी कवि इस
जग में आंसू छोड़कर कामायनी के आनंद लोक से होते हुए स्वर्गारोहण कर गए। ये लाइन आप अच्छी तरह से याद करेंगे, इसको आप जरूर लिखेंगे। प्रसाद जी की मित्रता अपने समय में जो ख्यातनाम साहित्यकारों से रही है, जिनमें राय कृष्णदास थे, केदारनाथ थे, मैथिली शरणगुप्त थे, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र इत्यादि प्रमुख थे। इन सभी से इनकी दोस्ती थी, इनकी मित्रता थी। हिंदी कविता, यह लाइन भी आप लिखेंगे, हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास और निबंध कला को अपनी देवत्व लेखनी से इन्होंने समृद्ध किया है। आगे देखिए इनकी रचनाएं, परिचय के बाद में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इन्होंने देखिए प्रसाद जी ने 11 नाटक, 8 काव्य ग्रंथ, 5 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और 1 निबंध संग्रह, यानी 11, 8, 19, 5, 24, 24, 3, 27, 28 तो इनके प्रकाशित हो चुके हैं। ये तो प्रकाशित भी हो चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई काव्य ग्रंथ और नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम नजर डालें इनके नाटकों पर, तो इन्होंने करुणालय लिखा था 1912 में, विशाख लिखा था उन्होंने 1921 में, राज्यश्री 1915 में, अजातशत्रु 1922 में, कामना 1927 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, स्कंदगुप्त 1927 में, चंद्रगुप्त 1931 में, एक घूंट 1929 में और ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, जो कि इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है, वो 1934 में लिखा गया था। नाटक के बाद में इन्होंने काव्य रचनाएं की और काव्य रचनाओं में देखिए कानन कुसुम जो रचना है वो 1912 में लिखी गई, चित्रहार 1918 में लिखा, महाराणा का महत्व 1914 में लिखा, प्रेम पथिक 1935 में लिखा, झरना काव्य है वो 1927 में लिखा, आंसू काव्य है 1926 में लिखा, कामायनी 1937 में लिखा और उर्वशी 1902 में लिखा। ये सबसे पहले लिखा गया काव्य है 1902 में, जब वो 12 साल के थे तभी उन्होंने ये सबसे पहले उर्वशी नामक काव्य की रचना की थी। इनके कहानी संग्रह देखिए, कहानी संग्रह में इन्होंने छाया, प्रतिध्वनि जो 1922 में लिखी गई, आकाशदीप 1929 में लिखी गई, आंधी जो कहानी संग्रह है वो 1931 में और इंद्रजाल कहानी संग्रह 1936 में लिखा गया। इन्होंने निबंध भी लिखा था, काव्य और कला, जो 1939 में लिखा। उपन्यास लिखे थे इन्होंने 1929 में कंकाल, और तितली उपन्यास है वो 1934 में लिखा था। कंकाल है वो उपन्यास अधूरा रह गया था इनका। सबसे पहली बात है, इसका हम केंद्रीय भाव देखते हैं कि आज जो पेशोला की प्रतिध्वनि जो कविता है वो महाराणा का महत्व इन्होंने जो लिखा है उससे काव्य खंड में से ये लिया गया है, पेशोला की प्रतिध्वनि। और इसका उत्तर आप किसी भी प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना पेशोला की प्रतिध्वनि में कवि ने उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बने भवनों, वहां के वृक्षों एवं प्रकृति के दर्शन कर प्राचीन अस्मिता को विस्मृत होने से बचाने का संकल्प लिया है। इसके आगे लिखेंगे आप कि कवि ने झील में बने प्रतिबिंब के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, नवजागरण और देश प्रेम की भावना को अक्षुण्णता प्रदान करने हेतु बार बार मातृभूमि की रक्षा एवं स्वतंत्रता के पुजारी महाराणा प्रताप के समर्पण को याद दिलाकर कहा है कि अब ऐसा कौन है जो इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करेगा, अर्थात मातृभूमि की रक्षा दृढ़ प्रतिज्ञा करके कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ, अर्थात इस दायित्व को वहन करूँगा और मातृभूमि की रक्षा मेरे प्राणों को न्यौछावर करूँगा, मेरे प्राण न्यौछावर करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। ऐसा कौन व्यक्ति होगा? ये उत्तर आप किसी भी प्रश्न में इससे संबंधित लिख सकते हैं, जो आपके बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसका काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में हर बार हम पढ़ते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। वही बात है, इसमें भाव पक्ष को और कला पक्ष को दोनों को पढ़ते हैं। तो भाव पक्ष में देखिए, इसमें भाव पक्ष में आप इसमें लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में मानवीय स्वभाव को द्रवित करने वाले और भारतवर्ष के लिए अत्यंत नैतिक दायित्व के साथ संपूर्ण देश को एक नई दिशा प्रदान करने वाले इस काव्य में भाव पक्ष का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। अब आप इनके बिंदुवार इसका विवेचन करेंगे। पहला बिंदु होगा इसमें प्रेम और सौंदर्य के भाव। मानव हृदय का अपूर्व सामंजस्य प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। शारीरिक सौंदर्य और प्रेम दूर तक उनके काव्य में एक साथ साथ चलते हैं। फिर धीरे धीरे प्रकृति सौंदर्य के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है, यानी मानवता को वो संदेश देने वाले हैं। जैसे इनका जो एक महाकाव्य है कामायनी,
कामायनी में वो लज्जा के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, इड़ा के माध्यम से मनु जब उसे श्रद्धा से पूछते हैं कि जैसे श्रद्धा से जब पूछा जाता है कि आप इसे मानव का यानी इस मनुष्य का मतलब आप परीक्षा क्यों नहीं लेती, तब वो कहती है, मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, बुझलता फंसाकर नर तरु में झूले सी झोंके खाती हूँ। और नारी की सुंदरता का वर्णन भी इन्होंने कहा है। एक जगह इन्होंने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी इन्होंने इनका जो महाकाव्य कामायनी है वह बहुत ही सुंदर और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दूसरा है इसमें वियोग चित्रण। इनके काव्य में, प्रसाद जी के काव्य में विरह वेदना के अनेक सजीव चित्र मिलते हैं। जैसे आंसू, इनका जो महाकाव्य है वो विरह वेदना से भरपूर है। और आंसू महाकाव्य में इन्होंने एक जगह लिखा है कि जंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। अर्थात इस शून्य हृदय में सब तरह के जो अवसाद है वो भर गए हैं। दूसरा इनके काव्य में क्या देखने को मिलता है, राष्ट्र प्रेम की भावना। प्रसाद जी के काव्य में देश प्रेम के भाव कूट कूट कर भरे हुए हैं। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना है। कवि ने प्राचीन महलों और पिछोला में बने झील में बने प्रतिबिंब के माध्यम से भारतीय लोगों को पुकार कर बार बार कहा है कि हम हमारी पुरानी अस्मिता को भूलकर सो गए हैं। और वो कवि क्या लिखते हैं, कवि लिखते हैं कि आज भी पेशोला के सरल जल मंडलों में वही शब्द गूंजता सा विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव सी काया पड़ी माया प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज वो प्रतिध्वनि कहाँ। अर्थात आज वही मेवाड़ है लेकिन महाराणा प्रताप की गूंज आज उन मेवाड़ में नहीं है। तीसरा इसका भाव पक्ष है जीवन दर्शन। और जीवन दर्शन में आप देखिए, प्रसाद जी के जो है वो शिव तत्व के उपासक थे और वे दुखों पर आनंद की विजय के लिए इस तत्व की खोज अवश्य बतलाते हैं, जिसकी सहायिका श्रद्धा है। प्रसाद जी ने हृदय की सुर और असुर वृत्तियों को भी श्रद्धा के सहयोग से समन्वित करके अपने जीवन में आनंद की उपलब्धि को सरल बताया है। यानी श्रद्धा के माध्यम से हम हमारे जीवन की सुर और असुर वृत्तियां जो होती है उन पर भी, यानी असुर वृत्तियों पर विजय पा करके और सुर वृत्तियों को हम जागृत कर सकते हैं। और वो होती है तो केवल होती है हमारे मन की श्रद्धा। और श्रद्धा का जो सर्ग है आपके इस कामायनी में बहुत ही अच्छा और सुंदर लिखा हुआ है। जैसे उसमें लिखा हुआ है श्रद्धा के, यानी हमें मानव सभ्यता को याद दिलाते हुए वो कहते हैं कि देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। यानी देवत्व और राक्षसत्व जो है, दैत्यत्व जो है, इनके बीच में हमेशा से युद्ध रहा है और हमेशा से युद्ध में हारने वाले दानव ही होते हैं। देवों की विजय दानवों की, यानी हारों का युद्ध जो है होता रहा है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं इसका कला पक्ष। कला पक्ष में देखिए, कला पक्ष जो है भाव पक्ष की तरह ये भी बहुत ही मार्मिक और मर्मस्पर्शी है। सबसे पहले देखा जाता है इसकी भाषा शैली। प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सबसे पहले वो ब्रज का प्रयोग करते थे। किंतु कानन कुसुम से लेकर के कामायनी तक का सफर खड़ी बोली के साथ ही तय किया। ये लाइन आप निश्चित रूप से लिखेंगे, किंतु कानन कुसुम से लेकर के और कामायनी तक का सफर खड़ी बोली के साथ ही तय किया है। और इसके नीचे अंडरलाइन भी करेंगे। भाषा में छायावाद की मौलिक लाक्षणिक शैली और क्लिष्ट शब्दावली के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, इसलिए भाषा में लालित्य अभिव्यंजना है। और इनकी भाषा की और क्या क्या विशेषताएं हैं, चित्रात्मकता, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। दूसरी बात है इसमें अलंकार योजना। अलंकार योजना में देखिए, कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, असंगति और विभावना इत्यादि अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है और अपनी भाषा को सुसज्जित किया है। अलंकार योजना में आप देखेंगे, जैसे कवि ने क्या लिखा है, कवि लिखते हैं कि वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड,
विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। यानी सा इसमें जैसे आया हुआ है, इसमें उपमा तो है ही है। इसके साथ साथ वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, यानी यहाँ पर सूर्य को एक ज्वलन पिंड के बारे में बताया गया है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर रूपक भी है। तो इसमें उपमा और रूपक दोनों है। आगे देखिए कवि क्या लिखता है कि फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, अर्थात प्रकृति है वो पुकार रही है, अर्थात प्रकृति आवाज कर रही है। इसका अर्थ है कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो काव्य सौंदर्य में हम संक्षेप में कहा जा सकता है कि कवि ने भाव पक्ष और कला पक्ष को समान रूप से परिष्कृत कर मानव हृदय को पिघलने पर मजबूर कर दिया है। ये था इसका कला पक्ष और भाव पक्ष। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या, और व्याख्या में मैंने लिया है पेसोला की उर्मियां से लेकर के मौन विचलेगा नहीं यहाँ तक। तो आप देखिए इसमें क्या है, कवि क्या कहता है, देखिए कि पेसोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में, तट तरु चित्रित तरल चित्र सारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से, धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे जैसे विजन अनंत में, कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुमदुमी मृदंग तुर्य शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। इसका आप सरलार्थ करेंगे, और इसका सरलार्थ इस प्रकार करेंगे। आपको सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है, और प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश बहुमुखी प्रतिभा के धनी और छायावाद के प्रणेता कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित महाराणा का महत्व काव्य ग्रंथ के पेसोला की प्रतिध्वनि काव्य खंड से उद्धृत है। यानी आप इसमें पेसोला की प्रतिध्वनि काव्य खंड से उद्धृत है, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। इस काव्य में कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और भारत की विस्मृत हो रही प्राचीन अस्मिता को बचाने हेतु हमें जागृत कर रहा है। कवि कहता है कि कौन होगा जो महाराणा प्रताप की भांति अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगा और गौरव से कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ, अर्थात मातृभूमि की रक्षा करूँगा। ये था इसका प्रसंग। अब जैसे मान लो आप इसकी व्याख्या करना चाहते हैं, तो व्याख्या में देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि पेसोला की प्रतिध्वनि में, ये पेसोला की उर्मी अर्थात पिछोला झील की जो लहरें हैं वो बिल्कुल शांत है, और वहाँ पर घनी छाया अर्थात घनी छाया वाले जो पेड़ हैं, घनी छाया अर्थात जो छायादार पेड़ हैं वो अपने पिछोला झील के किनारे पर उगे हुए हैं, और उनका प्रतिबिंब है वो उससे झील में दिखाई दे रहा है। तो जिससे प्रतिबिंबित होते ही झील जो है वो एक चित्रशाला सी प्रतीत होती है, और उससे के आसपास और उसके किनारे पर खड़े झोंपड़े अर्थात प्राचीन जो महल है वो स्वतंत्रता रूपी दुख के अवसाद से जले हुए से प्रतीत होते हैं। और आकाश में जब देखते हैं तो धूल दूसरित बादल जो है वो कहीं कहीं तैरते हुए दिखाई देते हैं, जैसे विजन अनंत में। अर्थात वो आकाश में जिस प्रकार धूल दूसरित बादल है वो कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर जो महल जो बने हुए हैं वो भी उसी प्रकार है। वो निराशा के प्रतीक जो झोंपड़े हैं वो आसपास में उसे झील के किनारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। और संध्या का समय है, संध्या के समय में क्या होता है कि कालीमा बिखरती है संध्या की कलंक सी, और जो ही संध्या हो रही है तो संध्या उस मेवाड़ की धरती पर पसर रही है, और पसरने से वो एक कालीमा छा रही है अर्थात सन्नाटा सा छा रहा है, सब जगह मौन व्याप्त है। और वहाँ पर दुदुभी मृदंग तुर्य अर्थात किसी भी प्रकार का मृदंग या नगाड़ा और तुरई किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहा है। वहाँ की प्रकृति एकदम शांत है, प्रकृति बिल्कुल शांत है, मौन है। फिर भी कवि कहता है कि प्रकृति में एक पुकार सी है, अर्थात प्रकृति है वो महाराणा प्रताप की उन विजयों को, महाराणा प्रताप की उन दहाड़ों को की जो पुकार है, अर्थात उन्हें पुकार रही है, और वो आकाश में उस महाराणा प्रताप का जो यश है वो गूंज रहा है, यश है वो गूंज रहा है। इसका आप इस प्रकार सरलार्थ करेंगे। तो आगे सरलार्थ आपको लिखना कैसे है, इस पर आप व्याख्या में देखिए कि कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आज पिछोला झील की लहरें अत्यंत शांत है, झील के किनारे खड़े छायादार वृक्ष उसके पानी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिससे झील एक चित्रशाला सी प्रतीत हो रही है। वहीं तट पर बने पुराने भवन जो स्वतंत्रता रूपी दुख की आग में जले हुए से दिखते हैं, और वो निराश है। आकाश में धूल दूसरित बादलों के टुकड़े इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस विजन प्रदेश में संध्या की कालीमा पसर रही है,
जिससे सन्नाटा छा गया है, प्रकृति शांत है। किसी भी प्रकार का कोई नगाड़ा, मृदंग या तुरई नहीं बज रही है। वातावरण पूर्णतया शांत है, फिर भी आकाश में अर्थात वायुमंडल में एक पुकार सी सुनाई दे रही है, जो भारतवासियों को अपने दायित्व को वहन करने की याद दिला रही है। अर्थात महाराणा प्रताप की वो गूंज है, महाराणा प्रताप के यश की वो गूंज है, जो कि हमें याद दिला रही है। अब आप इसमें विशेष क्या लिखेंगे? देखिए, विशेष में आपको लिखना है, सबसे पहली बात है इसमें विशेष कि कवि ने मातृभूमि के प्रति समर्पण और प्राचीन अस्मिता को विस्मृत नहीं होने की ओर संकेत किया है। भाषा में ओज गुण की प्रधानता है। लाक्षणिक शैली में विरचित रचना में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें रूपक अलंकार भी आप लिख सकते हैं। और सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी साहित्य की कक्षाएं आपको अच्छी लग रही होगी और आप शीघ्र ही आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार इन वीडियोस को देखें, ताकि ये प्रश्न है वो याद हो जाएं। और आपको एक ही लिंक के माध्यम से मैंने सारे जो वीडियोस है वो उपलब्ध करवाए हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वीडियोस जो हिंदी साहित्य से संबंधित है वो आप एक ही वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अगले वीडियो के इंतजार